Assalamu alaikum viewers, this is Akhtashamul Haq and you are watching my channel Hub of Competitive Exams. So welcome back to our channel after a long time। क्योंकि मसला ये था कि थोड़ा स्टडी डिस्टर्ब हो रहा था, तो मैंने ये सोचा कि हर 15 दिन के अंदर अंदर मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा। लेकिन आप लोगों की कमेंट्स को देखने के बाद मैं अभी इंशाल्लाह हर हफ्ते में एक वीडियो अपलोड करूँगा। सो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो है प्लुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। तो इससे पहले हमने मोनिस्टिक थ्योरी को डिस्कस किया था अबाउट सॉवरेनिटी। तो मोनिस्टिक थ्योरी जो है उसको क्रिटिसाइज किया है बाय फेडरलिस्ट, अनार्किस्ट, इंटरनेशनलिस्ट एंड सोशलिस्ट एंड आल्सो प्लुरलिस्ट एक्सेट्रा। तो इसको ये जो है उसने मोनिस्टिक थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है और इसकी जो ओपिनियन है इसमें डिफरेंसेस है, यानी डिफरेंसेस इन ओपिनियन, यानी जो अनर्किस्ट है, सोशलिस्ट है, प्लुरलिस्ट है, इसके क्रिटिसिज्म में, इसकी जो क्रिटिसिज्म है उसके ओपिनियन में थोड़ा डिफरेंसेस है। लेकिन एक चीज़ इसके हाँ कॉमन है और वो कॉमन ये है कि वो क्रिटिसाइज करता है एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट। यानी जो ये राइटर्स है, जो थिंकर्स है जिसको हम प्लुरलिस्ट, अनर्किस्ट, सोशलिस्ट मानते हैं, वो मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी को क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन इसके हाँ जो ओपिनियन है उसमें डिफरेंसेस है। लेकिन एक जो सेम थिंग है इसकी ओपिनियन में वो ये है कि वो जो स्टेट की एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। अभी आते हैं इसके हिस्ट्री की तरफ। तो इसकी हिस्ट्री जो है वो बिगिन करती है इन 19th सेंचुरी बट फ्लोरिश करता है आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। यानी वो 19th सेंचुरी में इसकी बिगिन होती है इस प्लुरलिस्ट थ्योरी की, और जो इसकी फ्लोरिशमेंट है वो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। तो फर्स्ट एक्सपाउंडेड जो है वो जर्मन ज्यूरिस्ट था। यानी प्लुरलिस्ट थ्योरी जो है उसका फर्स्ट एक्सपाउंडेड जो है वो जर्मन ज्यूरिस्ट है ओटो वन जेरेक 1888 to 1921। तो ये जो ज्यूरिस्ट है, जर्मन ज्यूरिस्ट, वो फर्स्ट एक्सपोनेंट था प्लुरलिस्ट थ्योरी का। इसके बाद डिफरेंट राइटर्स और थिंकर्स ने उसको सपोर्ट किया, यानी इसकी थ्योरी को सपोर्ट किया और वो डिक्लेयर करते हैं कि सर्विस इज नॉट सॉवरेनिटी इज द एसेंस ऑफ स्टेट। यानी स्टेट जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ना कि सॉवरेनिटी इसकी होगी। यानी जो स्टेट होगी वो आवाम को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती से काम नहीं करेंगे। इसके बाद है कि डॉक्टर J.N. फिगिस, ये एक चैम्पियन ऑफ कैथोलिक चर्च है। ये कैथोलिक चर्च का चैम्पियन है। तो ये भी एक प्लुरलिस्ट है और वो प्लुरलिस्ट क्यों है? इसकी वजह यह है कि वो चर्च की ऑटोनॉमी चाहता था कि चर्च जो है वो स्टेट के सॉवरेनिटी से ऑटोनॉमस हो और स्टेट का चर्च पर कोई होल्ड ना हो। तो इस तरह ये एक प्लुरलिस्ट है फिगिस J.N. डॉक्टर J.N. फिगिस, ये एक प्लुरलिस्ट है और उसने ये इस थ्योरी को इसलिए सपोर्ट किया ताकि जो चर्च है वो स्टेट के कंट्रोल से बालातर हो और वो ऑटोनॉमस हो। तो इसलिए उसने प्लुरलिस्ट थ्योरी को सपोर्ट किया। इस तरह डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जो लीडर्स थे, सच एज सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशनल एक्सेट्रा, उसके जो लीडर्स थे उसने भी प्लुरलिस्ट थ्योरी को इसलिए सपोर्ट किया ताकि उसकी जो एसोसिएशंस है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वो स्टेट के सॉवरेनिटी से बालातर हो और ऑटोनॉमस हो। तो इसलिए उन लोगों ने प्लुरलिस्ट थ्योरी को सपोर्ट किया। इसके बाद आते हैं फैक्टर्स फॉर प्लुरलिज्म, यानी वो कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से प्लुरलिज्म की ग्रोथ हुई। तो सबसे पहले फैक्टर जो है वो है द फंक्शन ऑफ स्टेट हैव चेंज रेडिकली। यानी जो स्टेट का फंक्शन है वो रेडिकली चेंज हुआ। यानी पास्ट में जो था वो स्टेट का काम जो था वो पीस एंड ऑर्डर एंड डिफेंस था और इसके लिए सॉवरेनिटी की ज़रूरत थी, क्योंकि जब एक मुल्क अपने आप का डिफेंस करता है तो इसके लिए सॉवरेनिटी की ज़रूरत होती है। तो इस तरह पास्ट में सॉवरेनिटी की ज़रूरत थी, लेकिन अभी स्टेट जो है वो वेलफेयर काम करते हैं। मॉडर्न स्टेट जो है वो वेलफेयर स्टेट है और वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए भी काम करते हैं, सच एज एजुकेशनल, सोशल, हेल्थ। तो इस तरह जो सर्विसेज है वो स्टेट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह कहते हैं प्लुरलिस्ट कि अभी स्टेट को सॉवरेनिटी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो
आवाम को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए नाउ देयर इज़ नो नीड ऑफ सॉवरेनिटी फॉर स्टेट एंड सर्विसेज नॉट सॉवरेनिटी इज़ द एसेंस ऑफ स्टेट। तो अभी प्लुरलिस्ट का मानना ये है कि स्टेट को सर्विसेज की ज़रूरत है, यानी वो आवाम को सर्विसेज प्रोवाइड करे और इस पर सॉवरन की तरह ना बैठे। दूसरा ये है कि प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रोग्रेस जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो स्टेट्स जो है उसको इंटरडिपेंडेंस बना दिया, यानी ग्लोबलाइजेशंस की वजह से एक दूसरे स्टेट जो है वो इंटरडिपेंडेंट है ऑन ईच अदर, ना कि इंडिपेंडेंट। तो इंटरडिपेंडेंट के लिए सॉवरेनिटी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट होता तो इंडिपेंडेंट होने के लिए सॉवरेनिटी की ज़रूरत है, लेकिन इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे ममालिक अपना एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, तो इसलिए अब स्टेट्स जो है वो दूसरे स्टेट्स के साथ कोऑपरेशन करेगा और अपने आप को बदमाश नहीं समझेगा। तो इस तरह ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से प्लुरलिस्ट जो है वो इस फैक्टर की वजह से अपने थ्योरी को फर्दर स्ट्रेंथन करते हैं। थर्ड जो एलिमेंट है कि मॉडर्न स्टेट इज अ कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, different group of organizations है such as trade union, educational associations and social associations etc and organizations। तो इस तरह ये different organizations जो है it is neither created by state nor fulfill its rights। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये ना तो स्टेट ने बनाए हैं और ना उसके राइट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेट ने बनाया भी ना हो और उसको राइट्स भी नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए ये प्लुरलिस्ट का मानना ये है सो शुड इट इंटरफेयर इन इट्स अफेयर्स एंड शुड बी ऑटोनोमस। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है स्टेट को चाहिए कि उसके अफेयर्स में इंटरफेरेंस ना करे और वो जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसको ऑटोनॉमी देनी चाहिए, क्योंकि वो खुद बनाए भी है और स्टेट जो है उसके राइट्स को भी प्रोवाइड नहीं करते। तो इसलिए प्लुरलिस्ट का मानना ये है कि ये ऑटोनोमस होना चाहिए। इसके बाद है द ग्रुप एंड द स्टेट। ग्रुप और स्टेट इसमें रिलेशंस बताते हैं, यानी इसमें रिलेशंस या कंपैरिजन बताते हैं। तो मैं अभी बुक से आपको ये पढ़ूंगा, क्योंकि बोर्ड पर जगह कम थी, इसलिए आप बुक निकाल सकते हैं। मज़ारुल हक का जो बुक है 252 पर ये बात है द ग्रुप एंड द स्टेट, इसमें रिलेशंस बताते हैं। The pluralist thesis was based upon the following propositions। ये propositions है, इसकी बुनियाद पर pluralist theory जो है वो बनाई गई है। नंबर फर्स्ट जो है society is composed of a great variety of reasonably independent religious, cultural, educational, professional and economic groups or associations। यानी सोसाइटी जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स का कंपोजिशंस है, यानी सोसाइटी में ये डिफरेंट ग्रुप्स पाए जाते हैं। दूसरी बात ये है इंडिविजुअल रियलाइजेज हिज ट्रू सेल्फ ओनली इन दिस स्मॉल ग्रुप्स और एसोसिएशंस। यानी इंडिविजुअल्स जो है वो इस एसोसिएशंस में होके अपने वैल्यू का अंदाज़ा कर सकता है, यानी एक इंडिविजुअल का इस एसोसिएशंस में होना उसकी वैल्यू की पहचान है, यानी वो एक ऑर्गेनाइजेशंस में रहकर अपना वैल्यू पहचान सकता है और इससे फ़ायदा उठा सकता है। तीसरी बात यह है कि द ग्रुप आर मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट देन द ऑल पावरफुल एंड सेंट्रलाइज्ड स्टेट। यानी ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो इस बंदे का जो इंडिविजुअल्स है इस ग्रुप में, उसके लिए इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट के लिए काम कर सकते हैं। यानी जो स्टेट है वो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के लिए इतना अच्छा काम नहीं कर सकता जितना ये ऑर्गेनाइजेशंस है जिसका ये इंडिविजुअल्स मेंबर है। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अपने इंडिविजुअल मेंबर्स के इंटरेस्ट के लिए इंतहाई अच्छे काम कर सकते हैं, ना कि स्टेट। चौथा जो है द अनरिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ स्टेट इज स्टिल ग्रेटर एज its public or administrative bodies are dispersed geographically over the country। यानी जो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव्स है वो स्टिल लेस है, क्योंकि इसके जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है वो स्टेट में बिखरे हुए हैं, यानी चंद जगह से ज़्यादा है चंद से कम है, इस तरह ये बिखरे हुए हैं इसके एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो इस तरह स्टेट का जो रिप्रेजेंटेटिव्सनेस है वो कम है।
पांचवी बात यह है, दी एसोसिएशंस आर नॉट डिपेंड अपॉन द स्टेट फॉर देयर एग्जिस्टेंस। यानी पहले भी मैंने ये बात आप लोगों को समझाई कि ये जो एसोसिएशंस है ये खुद ब खुद बनाए गए हैं, यानी स्टेट ने उसे नहीं बनाए हैं। तो इस तरह ये इंडिपेंडेंट है और इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो किसी पर डिपेंड नहीं करती। और छठी बात यह है कि एसोसिएशंस आर वॉलंटरी बिकॉज देयर मेंबर्स कैन आल्सो बी मेंबर्स ऑफ अदर स्टेट्स, अदर ग्रुप्स आर एसोसिएशंस व्हाइल द मेंबरशिप ऑफ स्टेट इज कंपल्सरी। इसके बाद वो ये कहते हैं कि जो मेंबर्स है किसी ग्रुप का वो वॉलंटरी है, क्योंकि वो मुख्तलिफ ग्रुप का मेंबर हो सकता है, लेकिन स्टेट का जो मेंबरशिप है वो वॉलंटरी नहीं है, उसको हम कंपल्सरी कहते हैं, क्योंकि वो एक मेंबर जो है वो डिफरेंट स्टेट्स का मेंबर नहीं हो सकता। तो इस तरह एक मेंबर डिफरेंट ग्रुप का मेंबर हो सकता है, लेकिन वो डिफरेंट स्टेट्स का मेंबर नहीं हो सकता। सातवीं बात यह है कि पब्लिक पॉलिसी इज नॉट मेड बाय द स्टेट बट बाय द फ्री इंटरेक्शन ऑफ दीज एसोसिएशंस। यानी जो रूल्स रेगुलेशंस है पब्लिक पॉलिसी, इसके दरमियान जो लेन देन है वो आवाम खुद बनाते हैं, यानी जो ग्रुप्स है वो खुद लेन देन बनाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं अपने दरमियान इंटरेक्शन के लिए, यानी स्टेट का इसमें कोई मुदाखलत नहीं होता। आठवीं बात यह है कि स्टेट कैन एक्ट इफेक्टिवली ओनली व्हेन इट इज सपोर्टेड बाय द ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस। यानी ये ग्रुप्स और एसोसिएशंस जो है इसकी कोऑपरेशंस होनी चाहिए स्टेट के साथ। अगर इसकी कोऑपरेशन ना हो तो स्टेट काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशंस के मफाद के लिए बनाते हैं। तो इस तरह इस ऑर्गेनाइजेशंस जो है इसकी कोऑपरेशन ज़रूरी है स्टेट के साथ। इसके बाद बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्लुरलिज्म की तरफ आते हैं कि प्लुरलिज्म का बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्लुरलिज्म में सबसे कौन से प्रिंसिपल्स है जिसकी बुनियाद पर प्लुरलिज्म की थ्योरी खड़ी है, तो वो सबसे पहला प्रिंसिपल जो है, सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट इज नॉट एब्सोल्यूट, इंडिविजिबल एंड एक्सक्लूसिव पावर ऑफ स्टेट। यानी सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट जो होगी वो एब्सोल्यूट नहीं होगी। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन मोनिस्ट एंड प्लुरलिस्ट। मोनिस्ट का मानना ये है कि स्टेट की सॉवरेनिटी एब्सोल्यूट होगी, व्हाइल प्लुरलिस्ट कहते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल होगी और रिस्पॉन्सिबल होगी। तो ये जो प्रिंसिपल्स है वो प्लुरलिस्ट जो है वो ये प्रिंसिपल्स बताते हैं जिसकी वजह से वो मोनिस्ट थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं और इस बिना पर अपने थ्योरी को प्रमोट करते हैं। तो पहले प्रिंसिपल्स में वो मोनिस्ट थ्योरी जो है उसके ये एलिमेंट को रिजेक्ट करते हैं कि स्टेट की जो सॉवरेनिटी होगी वो एब्सोल्यूट नहीं होगी, बल्कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल और रिस्पॉन्सिबल होगी। सेकंड जो एलिमेंट है, जो प्रिंसिपल्स है वो है सॉवरेनिटी इज नॉट अ सोर्स ऑफ लॉ, यानी वो सोर्स ऑफ लॉ नहीं होगी सॉवरेनिटी। तो मोनिस्ट का मानना यह है कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरन, यानी जो लॉ है वो सॉवरन की कमांड होगी, यानी सॉवरन की वजह से लॉ वजूद में आएगा। लेकिन क्रेब जो है एज ए प्लुरलिस्ट उसका मानना यह है कि स्टेट इज द क्रिएचर नॉट अ क्रिएटर ऑफ लॉ, यानी स्टेट जो है वो इट इज द क्रिएचर नॉट द क्रिएटर ऑफ लॉ, यानी जो स्टेट है वो लॉ की वजह से वजूद में आया है और लॉ जो है वो स्टेट की वजह से वजूद में नहीं आया है। तो सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो लॉ है वो स्टेट से प्रियर थी, यानी स्टेट से पहले लॉ थी और लॉ की वजह से स्टेट वजूद में आया। और ये हम नहीं कह सकते कि पहले स्टेट था फिर लॉ वजूद में आया। तो इस तरह वो मोनिस्ट थ्योरी के इस प्रिंसिपल को रिजेक्ट करते हैं कि जो लॉ है उसकी वजह से स्टेट वजूद में आया है। तीसरी जो प्रिंसिपल है कि सोसाइटी इज़ फेडरल एंड प्लुरलिस्टिक, यानी सोसाइटी जो है मॉडर्न सोसाइटी वो फेडरल है और प्लुरलिस्टिक है, यानी इसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, डिफरेंट ग्रुप्स है और इसके मुख्तलिफ काम है। तो इस तरह वो ऑटोनमस होना चाहिए ताकि वो अपने डिफरेंट काम को सरअंजाम कर सके और जिसकी वजह से स्टेट को भी फ़ायदा होगा। तो इस तरह ये जो प्रिंसिपल है कि स्टेट जो है मॉडर्न सोसाइटी जो है वो फेडरल है और प्लुरलिस्ट है, जिसकी वजह से डिफरेंट ग्रुप्स को ऑटोनॉमी देनी चाहिए ताकि वो अपने काम बेहतर तरीके से सरअंजाम कर सके। चौथा जो एलिमेंट है, जो प्रिंसिपल है, द एसोसिएशंस आर ऑटोनमस एंड सॉवरन, ये जो एसोसिएशंस है उसको ऑटोनॉमी देनी चाहिए और इसको सॉवरेनिटी देनी चाहिए, यानी
हमने पहले भी कहा कि उसको सॉवरेनिटी देनी चाहिए ताकि वो अपने काम बेहतर तरीके से सरअंजाम कर सके। तो इट इज़ रॉन्ग सेज डॉक्टर फिगेस। डॉक्टर फिगेस जो है वो कहता है कि स्टेट शुड इन्वेड इन चर्च एंड एसोसिएशंस लाइक अ फैमिली। यानी डॉक्टर फिगेस का मानना यह है कि एक स्टेट को एक फैमिली की तरह उसके एसोसिएशंस में इंटरवेन करना चाहिए, इसमें मुदाखलत करना चाहिए। लेकिन ये प्लुरलिस्ट का मानना यह है कि डॉक्टर फिगेस की ये बात जो है ये गलत है, क्योंकि स्टेट जो है अगर वो इंटरवेन करे डिफरेंट एसोसिएशंस में तो वो अपना काम बेहतर तरीके से सरअंजाम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह प्लुरलिस्ट का मानना यह है कि एक फैमिली की तरह स्टेट एसोसिएशंस में इंटरवेन ना करे ताकि वो अपने काम बेहतर तरीके से सरअंजाम कर सके, जिसकी वजह से स्टेट को भी फ़ायदा मिलेगा। पांचवा जो प्रिंसिपल है कि स्टेट एब्सोल्यूटिज्म रिजेक्टेड, यानी प्लुरलिस्ट जो है वो स्टेट के एब्सोल्यूटिज्म को उसने रिजेक्ट किया। यानी मोनिस्ट का मानना ये था कि स्टेट जो है वो एब्सोल्यूट है, लेकिन वो इस प्रिंसिपल्स की वजह से वो रिजेक्ट करते हैं एब्सोल्यूटिज्म ऑफ स्टेट को। प्लुरलिस्ट डजंट एबॉलिश स्टेट बट ओनली कंडेम इट्स सॉवरन पावर। यानी प्लुरलिस्ट ये जो है वो स्टेट को एबॉलिश नहीं करना चाहते हैं, बल्कि उसका जो सॉवरन पावर है सिर्फ उसको कंडेम्ड करना चाहते हैं, सप्रेस करना चाहते हैं। और स्टेट जो है उसको ये मशवरा देते हैं, ये सजेशन देते हैं कि इट शुड हैव कोऑर्डिनेटिंग फंक्शंस अमंग एसोसिएशंस। यानी प्लुरलिस्ट जो है वो स्टेट को ये मशवरा देते हैं कि आप डिफरेंट एसोसिएशंस जो है स्टेट में उसमें एज ए कोऑर्डिनेटर काम करे, ताकि वो डिफरेंट काम जो है वो एक कोऑर्डिनेशंस में सरअंजाम कर सके और स्टेट के फ़ायदे के लिए वो काम हो सके। तो इस तरह वो स्टेट के वजूद के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसके सॉवरन पावर को कंडेम्ड करते हैं और उसको ये सजेशन भी देते हैं कि आप एज ए कोऑर्डिनेटर काम करें, यानी डिफरेंट एसोसिएशंस में कोऑर्डिनेशंस करें ताकि वो अपने काम अच्छे तरीके से सरअंजाम कर सके। छठा जो एलिमेंट है, स्टेट एब्सोल्यूटिज्म इज आल्सो इंटरनेशनली डेंजरस। यानी जो स्टेट की एब्सोल्यूटिज्म है वो इंटरनेशनली भी डेंजरस है, क्योंकि इंटरनली जो है वो एब्सोल्यूट सपोर्ट और लॉयल्टी मांगते हैं अपने सिटीजन से। तो इंटरनली तो वो डेंजरस है, लेकिन इंटरनेशनली भी वो इसलिए डेंजरस है कि एक सॉवरन स्टेट जो है वो अटैक करेगा ऑन अदर स्टेट्स। तो इस तरह इट लीड्स टू वॉर एंड डिस्ट्रक्शंस। तो इस तरह ये इंटरनेशनली डेंजरस है। तो प्लुरलिस्ट जो है वो इस प्रिंसिपल्स पर अपने थ्योरी को कायम करते हैं, और ये प्रिंसिपल्स प्लुरलिस्ट जो थिंकर्स है उसका मानना ये है कि जो मोनिस्ट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी है, जो एब्सोल्यूट पावर स्टेट को देते हैं, ये डेंजरस है इन डिफरेंट वे, जिसको हमने इस प्रिंसिपल्स के ज़रिए समझाया कि इस तरह स्टेट की जो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी है वो स्टेट के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो इस तरह प्लुरलिस्ट जो है वो इस प्रिंसिपल्स के ऊपर अपने थ्योरी को कायम करते हैं और इस तरह हमें एक्सप्लेन करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये थ्योरी समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।